अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहली खबर, ईरान के नए सुप्रीम लीडर, नए रहबरे आला किधर हैं? अब इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा सवालात उठना शुरू हो गए हैं और हालिया जो उनके वालिद का जनाजा हुआ आयतुल्ला खामनाई साहब का, उसमें हमने देखा जो नए सुप्रीम लीडर हैं, जो नए रहबरे आला हैं, मुश्तबा खामनाई साहब, उन्होंने शिरकत नहीं की, उनके 3 भाइयों ने की। कहा यह जाता रहा कि सिक्योरिटी के मसाइल हैं जिसकी वजह से वो नहीं आ रहे, उनको इसराइल टारगेट कर सकता है, उनको अमेरिका टारगेट कर सकता है, लेकिन उनके तीनों भाई उस प्रोसेशन में थे, उस जनाजे में थे। उसके अलावा सदर थे, यानी जो सदर हैं ईरान के, वो भी वहां पे मौजूद थे। तो क्या वजह है कि मुश्तबा खामनाई साहब ने शिरकत नहीं की? अब ये वो चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मीडिया में डिस्कस हो रही है और ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि शायद उनकी सेहत ठीक नहीं है। जब पहला हमला किया गया जिसमें आयतुल्ला खामनाई शहीद हुए, कहा यह जा रहा है कि उसी हमले के अंदर मुश्तबा खामनाई भी जख्मी हुए थे, क्योंकि इनकी फैमिली के कुछ दीगर लोग भी उस हमले के नतीजे में मारे गए, टारगेट हुए और वो उनकी शहादतों की इतलात भी आई थी। तो अब ये खबर एक दफ़ा फिर दोबारा इंटरनेशनल मीडिया में गर्दिश कर रही है और इसके अंदर काफ़ी वजन है कि क्या वजह है वो सामने नहीं आ रहे, क्या उनकी सेहत ठीक नहीं है। और ये सामने आप देख सकते हैं, BBC भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, मुश्तबा खामनाई की अपने वालिद की नमाज जनाजा में अदम मौजूदगी और इससे जन्म लेती क्यासा आराइयां। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले दिनों में ईरान को ये क्वेश्चन हल करना पड़ेगा, इसका कोई जवाब देना पड़ेगा, इसलिए कि अब तो चीजें अमन की तरफ बढ़ रही हैं। एक MOU भी, उसके ऊपर भी दस्तखत हो चुके हैं। तो क्या वजह है कि मुश्तबा खामनाई सामने नहीं आ रहे? दूसरा एक और जो इंपॉर्टेंट पहलू है, हालिया जो एक तरह से नमाज जनाजा था, जो आखिरी रसूमात थी आयतुल्ला खामनाई साहब की, वो बुनियादी तौर पे उसका एक पॉलिटिकल एंगल भी था, वो एक पॉलिटिकल मैसेज भी था। मशरक़ वस्ता के वो ममालिक जिनके साथ माजी करीब में ईरान के ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे, वो भी नमाज जनाजा में आए, आखिरी रसूमात में आए। उसके अलावा बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। तो एक वाज़े तौर पे ईरान की तरफ से मैसेज गया कि जिस हुकूमत को आप ख़त्म करना चाहते थे, उसकी स्ट्रीट के ऊपर सपोर्ट इतनी ज़्यादा है कि गैर मामूली तादाद में लोग बाहर निकले, नमाज जनाजा के अंदर उन्होंने शिरकत की, आखिरी रसूमात में उन्होंने शिरकत की। उसके साथ साथ दुनिया भर से जो मुख्तलिफ हुकूमतें हैं उनके नुमाइंदे आए, उन्होंने आके आखिरी रसूमात में शिरकत की। तो जिस रजीम को अमेरिका ख़त्म करना चाहता था, इस जंग के खात्मे के बाद लगता ऐसे है कि वो रजीम पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने इनकलाबे ईरान को फर्स्ट हैंड नहीं देखा था, हमारी जनरेशन के लोग जो उस वक्त नहीं थे, जो बहुत छोटे थे या जो पैदा भी नहीं हुए थे, वो अब पहली दफा इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि इनकलाबे ईरान कैसा हुआ था, यानी किस किस्म का माहौल था। और जिस तरीके से आयतुल्ला खामनाई साहब को टारगेट किया गया और उसके बाद एक यूनिटी आपको नजर आई और बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले, तो वो लोग जो माजी से बहुत ज्यादा वाकफियत नहीं रखते थे, मेरे ख्याल में इस जंग के नतीजे में उन्होंने बहुत कुछ देखा है। और वो जो उनको किस्से सुनाए जाते थे इराक ईरान जंग के, जिसमें अमेरिका इराक को सपोर्ट करता था, बरतानिया इराक को सपोर्ट करता था, पूरा मगरिब इराक को सपोर्ट करता था, लेकिन बाद में उसी मगरिब ने इराक के ऊपर हमला करके इराक और सदाम हुसैन के साथ जो किया वो पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि वो हुकूमत जो कुछ महीने पहले तक जिसके हवाले से कहा जाता था कि आबादी का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा उनके हवाले से तहफुजात रखता है, वो हुकूमत कमजोर होती जा रही है। लेकिन इस अमेरिका की जंग के नतीजे में, उनके रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में ईरान की जो हुकूमत है वो पहले से ज्यादा मजबूत हुई है। लेकिन नए जो रहबरे आला हैं उनकी सेहत के हवाले से बहुत ज्यादा अब क्वेश्चंस उठने शुरू हो गए हैं, क्या से आराइयां शुरू हो गई हैं। तो अब देखना ये होगा कि कब वो सामने आते हैं, कोई वीडियो पैगाम जारी करते हैं और कब उनको दुनिया देखती है। अच्छा जी, बरतानिया के जो अगले मुमकिन वज़ीर आज़म हैं एंडी बर्नम साहब, उनके हवाले से गार्डियन ने भी लिखा हुआ है, ट्रम्प बेयरली नोज हु इज ब्रिटेन्स नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, कि वो बरतानिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन है और बर्नम उनको कैसे हैंडल करेंगे। अब मसला ये है कि जो दुनिया जानती है ट्रंप को, उनको भी नहीं पता कि ट्रंप ने आज क्या करना और कल क्या करना है। तो एंडी बर्नम तो यकीनन ट्रंप नहीं जानते कि वो क्या करेंगे, वो आके उनकी क्या पॉलिसीज होंगी। लेकिन मेरे ख्याल में ट्रंप के हवाले से भी किसी भी पॉलिसी के ऊपर ये कहना कि उनका ये मौक़िफ़ है और ये उनका एक पुख्ता मौक़िफ़ है, वो भी मेरे ख्याल में खाम ख्याली होगी। उनका मौक़िफ़ भी किसी भी टाइम चेंज हो जाता है। लेकिन बरतानिया के जो नए प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं एंडी बर्नम, अब वो अगर आ जाते हैं तो एक बड़ी चैलेंजिंग इन्वायरमेंट के अंदर बरतानिया की क़यादत संभालेंगे। एक ऐसा मौका जहाँ पे यूरोप के अंदर बहुत सारे मामला चल रहे हैं,
پھر نیٹو کا معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ ٹرمپ نیٹو سے علیحدگی کا اعلان کر دیں, نیٹو کو خیر بات کہہ دیں, کیونکہ امریکہ بار بار کہتا ہے یورپی ممالک کو کہ اپنے جی ڈی پی کا ایک مخصوص حصہ جو ہے غالباً 2% اور سم تھنگ آپ کو نیٹو کے اوپر خرچ کرنا پڑے گا, یعنی اسلحے پہ خرچ کرنا پڑے گا, لیکن وہ آپ لوگ نہیں کر رہے. اور پھر ٹرمپ نے نیٹو کے حوالے سے جس قسم کے بیانات دیے وہ بھی ہمارے قریب ہیں. تو ایک بڑا جسے آپ کہہ سکتے ہیں ایسا ایک ماحول چل رہا ہے کہ دنیا لگتا ہے ایسے کہ ری شیپ ہو رہی ہے. اس میں برطانیہ کے جو نئے وزیر اعظم آئیں گے ان کے لیے سیٹل ہونے کا زیادہ ٹائم نہیں ہوگا, ان کو جلدی فیصلے کرنے ہوں گے, جلدی چیزوں کو دیکھنا ہوگا. تو انٹرسٹنگ ٹائمز اہیڈ. اور جس طریقے سے مختلف کیمپس آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں, نئے بلاکس نظر آ رہے ہیں, وہ اسرائیل جس کی پہلے بہت سارے ممالک حمایت کرتے تھے اب اتنی آپ کو حمایت نظر نہیں آتی ہے. انٹرسٹنگلی جے ڈی وینس نے بھی اسرائیل کو یہ کہا کہ بھائی اب آپ کے اتنے دوست نہیں ہیں دنیا کے اندر, شاید واحد ٹرمپ وہ لیڈر ہیں جو کھل کے اسرائیل کی اور نیتن یاہو کی حمایت کر رہے ہیں, اس کے علاوہ ان کو کہیں اور حمایت نہیں ملے گی. اچھا, اس بیان کے اوپر ریپورٹڈلی آگے سے اسرائیل سے یہ کہا گیا کہ بھائی ہمارے اور فرینڈز بھی ہیں, انڈیا بھی ہمارا فرینڈ ہے. اب انڈیا اور اسرائیل بڑے قریب ہیں, لیکن اشوک سوائن جو پروفیسر ہیں جن کا تعلق انڈیا سے ہے, انہوں نے یہ کہا کہ بھائی وی ہیو انڈیا, جو نیتن یاہو نے کہا ہے, پر مودی جو ہے وہ بھوٹان کی کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا. نیتن یاہو ڈے ڈریمنگ کر رہا ہے دیٹ ہی ول پروٹیکٹ اسرائیل, کہ وہ دن میں خواب دیکھ رہا ہے کہ مودی اسرائیل کو بچائے گا. مودی تو بھوٹان کو نہیں بچا سکتا. اور اسرائیل اور انڈیا نے مل کے جو پاکستان کے ساتھ کرنے کی کوشش کی اس کا نتیجہ بھی پھر پوری دنیا نے دیکھا. تو انڈیا کے اوپر بڑا ناز ہے اسرائیل کو کہ جی بڑے زبردست ہمارے ان سے تعلقات ہیں اور وہ بڑا ہمارا زبردست ملک ہے. اور انڈیا کے اندر جو بہت سارا سوشل میڈیا ہے وہ بھی اسرائیل کے حق میں بول رہا ہوتا ہے. پوری دنیا میں کہیں پہ بھی آپ کو سوشل میڈیا اسرائیل کے حق میں نظر نہیں آتا, لیکن انڈیا میں نظر آتا ہے. لیکن یہ جو انڈینز ہیں ان کو اسرائیل میں کس نظر سے دیکھا جاتا ہے, اور پوری دنیا میں اس وقت جو انڈیا کے لوگوں کے حوالے سے تاثرات پائے جاتے ہیں, اگر آپ سوشل میڈیا مغرب کا دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن پھر بھی یہ ان کو خواہ بیچ میں گھسنے کی ضرورت ہے, ضرور گھسیں. آپ نے پچھلے سال بھی اسرائیل کی مشاورت سے پاکستان کے ساتھ جو کیا تھا اور اس کا جو جواب ملا تھا وہ پوری دنیا نے دیکھا. تو خود ہی بھارتی پروفیسر یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی انڈیا تو بھوٹان کی حفاظت نہیں کر سکتا, تو اسرائیل کی یہ خام خیالی ہے کہ انڈیا اس کو بچانے آئے گا. پر اینی وے, جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ دنیا میں بہت ساری چیزیں بدل رہی ہیں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سارے معاملات آگے کس طرف چلتے ہیں. اچھا, اگلی خبر جو ہے وہ پاکستان سے شیئر کرنی ہے. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, ڈان نیوز اس کو رپورٹ کر رہا ہے. خبر یہ ہے کہ نیب نے کراچی بحریہ آئیکن ٹاور جو ہے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے, پوزیشن میں لے لیا ہے. نیب ٹیک پوزیشن, یعنی اس کے اوپر ایک طرح سے انہوں نے پوزیشن اس کی لے لی ہے, اور انویسٹیگیشن چل رہی ہیں پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض صاحب کے خلاف. آپ کو پتا ہے کہ پچھلے سال سے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ جی ملک ریاض عمران خان کے خلاف گواہی دے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. بلکہ ایک ٹی وی پروگرام میں ایک سینئر صحافی نے, بلکہ میں نام لے دیتا ہوں, جاوید چودھری صاحب نے کہا کہ ملک ریاض صاحب آ رہے ہیں اور وہ بیان دیں گے عمران خان کے خلاف. اور میں بھی اسی ٹی وی پروگرام میں بیٹھا تھا اور میں نے وہاں پہ بھی عرض کیا تھا کہ ملک ریاض عمران خان کے خلاف بیان نہیں دیں گے. اس عمر میں سب کچھ اچیو کرنے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ وہ یہ کریں گے. لیکن اس کے بعد سے ان کے خلاف کافی سختیاں ہیں. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ویسا معاملہ نہیں ہے, یہ ایسا معاملہ نہیں ہے, یہ اس سے جڑا ہوا نہیں ہے. لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہے. اور ملک ریاض صاحب اور بحریہ ٹاؤن کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی سی سختی ہے. اور اب نیب نے بحریہ جو آئیکن ہے اس کی بھی پوزیشن لے لی ہے اور ساری انکوائری چل رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ انکوائری آگے کس طرف جاتی ہے. اچھا جی, باس کون ہے؟ باس کی تصویر آ گئی. میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ لوگ شیئر کر رہے تھے. نون لیگ کے پرویز سندیلا صاحب نے بھی ایک شخص کی تصویر شیئر کی ہوئی تھی اور لکھا ہوا تھا کہ اصل باس ہے اس کی فوٹو سامنے آ گئی. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, باس کے جو ہے شرٹ کے اوپر بھی باس لکھا ہوا ہے. یہ جناب باس جو ہے نا یہ ایک برانڈ ہے. اور تصویر جو ہے یہ صابر شاکر صاحب کی ہے, سینئر صحافی ہیں. میرے خیال میں نون لیگ کے ان کو بھی پتہ ہی ہوگا کہ یہ صابر شاکر صاحب ہیں. انہوں نے خواہ میرے خیال میں تھوڑا سا وہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں فنی بننے کے لیے یا پھر تھوڑا سا مذاق کرنے کے لیے یا تنقید کرنے کے لیے جناب انہوں نے صابر شاکر صاحب کی تصویر شیئر کر دی اور لکھ دیا کہ جناب اصل باس کی سامنے تصویر آ گئی ہے. یہ باس کی انہوں نے شرٹ پہنی بھی ہے اور یہ صابر شاکر صاحب ہیں. اور میرے خیال میں سب کو پتہ ہے, دنیا جانتی ہے. لیکن نون لیگ کے جو رہنما ہیں پرویز سندیلا صاحب, انہوں نے جناب یہ تصویر شیئر کی ہوئی تھی. تو میرے اور بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ شیئر کر رہے تھے سوشل میڈیا پہ. تو میں نے کہا ہم بھی آپ سے شیئر کر دیں کہ یہ باس کمپنی کا نام ہے اور آپ سب کو تو پتہ ہی ہوگا. اور یہ جو ہے تصویر جو ہے وہ صابر شاکر صاحب کی ہے.
अच्छा जी, अगली जो खबर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, अदलिया के हवाले से है। नए मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान की तैनातियां होनी हैं, एडिशनल जज साहिबान की तैनातियां होनी हैं हाई कोर्ट्स के अंदर। उसके हवाले से सीनियर सहाफ़ी हैं साकिब बशीर साहब, मैं देख रहा था कि उन्होंने ट्वीट किया हुआ था और कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की हुई थी कि ज़िलई अदलिया के 2 जजेस के नाम 2 अलग अलग हाई कोर्ट्स के लिए बतौर हाई कोर्ट जज जुडिशल कमीशन में तजवीज़ किए गए हैं। इस्लामाबाद की ज़िलई अदलिया से 2 जज साहिबान के नाम सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने जो तफसीलात बताई उसमें जज शाहरुख अर्जमन जो हैं वो स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद हैं, जो पहले सेशन जज इस्लामाबाद भी रह चुके हैं। उनका नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के लिए तजवीज़ किया गया है। अब जुडिशल कमीशन का जो इजलास वगैरह होगा उसमें तैनाती होगी। और जो दूसरे जज साहब हैं जज नासिर जावेद राना साहब, जो इस वक्त इस्लामाबाद वेस्ट में सेशन जज हैं, उनका नाम लाहौर हाई कोर्ट के जज के लिए तजवीज़ किया गया। अब ये जो दोनों मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं, हालिया अरसे में इन्होंने बड़े हाई प्रोफाइल केसेस में फैसले भी किए और इस हवाले से साकिब बशीर साहब ने भी इंफॉर्मेशन शेयर की हुई है कि दोनों जजेस ने हाल ही में हाई प्रोफाइल केसेस को सुना और फैसले भी दिए, इसलिए खबरों में भी रहे। अब ये जज शाहरुख अर्जमन साहब हो जाएं या जज नासिर जावेद राना साहब हों, मुख्तलिफ खबरों में ये रिपोर्ट होते रहे क्योंकि हाई प्रोफाइल केसेस सुन रहे थे। 17 जनवरी 2025 को, यानी पिछले बरस 2025 जनवरी में जज नासिर जावेद राना साहब ने ये जो अलकादर ट्रस्ट केस वाला केस है, 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, उसमें इमरान खान और बुशरा बीबी को सजाएं सुनाई थी। और इसी तरह 20 दिसंबर 2025 को तोशा खाना 2 केस में जज शाहरुख अर्जमन ने भी इमरान खान और बुशरा बीबी को सजाएं सुनाई थी। तो अब ये जो मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं दोनों, जिन्होंने बुशरा बीबी को और इमरान खान को सजाएं सुनाई थी, अब इनके नाम आए हैं हाई कोर्ट्स के लिए। उसके अलावा और भी लंबी फहरिस्त है और उसमें दीगर वकला, सीनियर जो वकला हैं उनके नाम भी हैं, लेकिन इन 2 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान के नाम भी आए हैं। अब देखते हैं जनाब के किस की तैनाती होती है। जो जुडिशल कमीशन है वो बैठेगा और फिर जो आइन और कानून के मुताबिक जो भी फैसला होगा, नए मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान एडिशनल, गालिबन शुरू में एडिशनल जजेस बतौर एडिशनल जजेस तैनाती होगी, तो फिर नए जज साहिबान हाई कोर्ट्स के अंदर उनकी तैनाती हो जाएगी। आखिर में जनाब आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है। अडयाला जेल के बाहर खान साहब की बहनें तो आएंगी, लीडरशिप भी आएगी। आज देखना यह है कि मुलाकात होगी या नहीं होगी, लेकिन जो मेरे ज़राए मुझे बता रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों से मैंने बात की, आज मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। और अगर मुलाकात नहीं होती तो फिर तहरीक इंसाफ क्या फैसला करती है। काफ़ी दिनों से ये सारी बहस चल रही है। कल रात को मेरी किसी से बात हो रही थी तो वो यही कह रहे थे कि उनको नहीं लगता कि मुलाकात होगी, लेकिन मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे पेशरफ्त हो रही है। तो अब देखते हैं कि चीज़ें आगे किस तरफ जाती हैं। लेकिन आज अडयाला के बाहर एक दफ़ा फिर तहरीक इंसाफ का कारकुन, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और खान साहब की बहनें, और कोई पहुंचे ना पहुंचे, कारकुन ना पहुंचे, लीडरशिप ना पहुंचे और कोई ना पहुंचे, लेकिन इमरान खान साहब की बहनें हर हालत में आपको वहां पे नजर आती हैं। और जो किरदार खान साहब की बहनों का है, मेरे ख्याल में वो किसी से ढका छुपा नहीं है। और इसी वजह से अगर आप देख लें कि तहरीक इंसाफ की इतनी ज्यादा लीडरशिप है, इतने इतने बड़े बड़े नाम हैं, इतने इतने हजार, इतने इतने लाख वोट उन्होंने लिया हुआ है, लेकिन अगर हुकूमती लोग बैठते हैं, वो तनकीद करते हैं, तो अलीमा खान से शुरू होते हैं और खान साहब की बहनों के ऊपर खत्म हो जाते हैं, तो बहनों के ऊपर ही तनकीद करते हैं। तो इस वक्त भी लगता यह है कि हुकूमत को भी ये फील हो रहा है कि अगर असल कोई अपोजिशन कर रही है तो वो खान साहब की पार्टी नहीं बल्कि खान साहब की बहनें कर रही हैं। खान साहब की बहनों ने जो किरदार अदा किया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो के जो पार्टी का किरदार है उसको भी कतन आप जो है वो नहीं कह सकते कि कोई ऐसा उनका किरदार नहीं था या उन्होंने किरदार अदा नहीं किया। गैर मामूली हालात में पार्टी भी कायम है, उनकी लीडरशिप भी खान साहब के साथ खड़ी है, लेकिन आम शहरियों की तरह और बिल्कुल आम बंदों की तरह बगैर किसी प्रोटोकॉल के, बगैर किसी मराद के, जिस तरीके से खान साहब की बहनों ने इस सारी तहरीक को जिंदा रखा हुआ है, मेरे ख्याल में उसकी बहुत कम मिसाल मिलती है। तो आज का दिन वंस अगेन एक इंपॉर्टेंट दिन है। आज के दिन अगेन आपको खान साहब की बहनें नजर आएंगी, उनकी मीडिया टॉक होगी, मजीद चीजें सामने आएंगी। तो देखते हैं जनाब अब ये मामला आगे किस तरफ जाता है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।